वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। हम लोगों ने एंथ्रेक्स पे जो है पहला पार्ट जो है वो ख़त्म किया था। अब हम और कॉमन इन्फेक्शंस जो है ना उनको भी देखते हैं और वो क्या इफ़ेक्ट कॉज कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ में। स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन जिसमें हर जगह पे इन्फेक्ट करती हैं। ज़्यादातर ये स्किन को इन्फेक्ट करती हैं, बट हार्ट, लंग्स, ब्रोंकियल एपिथेलियम ये भी स्पेयर नहीं है। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इसके अलावा इनमें जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डिटेल पढ़ना जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इसकी डिटेल्स के स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये किस जेनर से बिलोंग करते हैं, क्या क्या टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम आगे इससे रिलेटेड स्टेफिलोकोकस से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेफिलोकोकस जो है बहुत कॉमन है ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है इन्फेक्शंस में। ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन की इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, जॉइंट्स की इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड वूंड, सर्जिकल खास तौर पे स्पेशली इसमें स्टेफिलोकोकस जो है ऑरियस जो है वो बहुत कॉमन है उसकी इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन में स्किन की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हेयर फॉलिकल्स में जब इन्फेक्शन होती है, पास पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड फॉलिकुलाइटिस। अगर 2-3 फॉलिकल्स इकट्ठे हों और जो पस पड़ी आपको नज़र आती है सिंगल पॉइंटेड एंड से ज़्यादा हो तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रंकल। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हॉरिजॉन्टली अंडर द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड सेलुलाइटिस या कार्बंकल बनता है। स्टाई जो है ये स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन है, स्पेशियस ग्लैंड्स ऑफ डिजीज जो कि आपको आई लैशेस में जो इन्फेक्शन होती है दैट इज स्टाई। इम्पेटिगो है, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा है। ये पस्टुलर लियंस हैं, इनको स्पेशली कहा जाता है हनी क्रस्टेड लियंस या हनी येलो क्रस्ट आपको नज़र आते हैं। ब्रेस्ट एब्सेस है, दैट इज़ वेरी कॉमन, जो स्टेफिलोकोकस की वजह से स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है दैट एब्सेस इज़ वेरी कॉमन। क्लिनिकली अगर आप देखते हैं तो हेयर फॉलिकल्स में आपको जो ये नज़र आ रही, ये छोटे छोटे जो हेयर फॉलिकल्स में ये पास है, ये दिस इज़ कॉल्ड फॉलिकुलाइटिस। कार्बंकल जो है ये स्किन के नीचे है, इन्फेक्शन जो है स्किन के नीचे है, दैट इज़ कार्बंकल। और ये रेडिशनेस आपको नज़र आ रही, दैट में भी सेलुलाइटिस। टाई जो है वो आपको ये लैशेस में आपको ये जो इन्फेक्शन नज़र आ रही है, दिस इज़ टाई। इसी तरह सेलुलाइटिस स्किन के नीचे, ये सेलुलाइटिस जो है फुट पे स्प्रेड किया हुआ और ये असेंडिंग सेलुलाइटिस है जो कि आपकी लेग में भी जा रहा है। इसके अलावा ये हनी क्रस्टेड लियंस हैं, ये जो नज़र आ रही हैं दीज आर हनी क्रस्टेड लियंस। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या यंग जो टॉडलर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये स्टेफिलोकोकस की वजह से होती है इन्फेक्शन और दैट इज़ इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। इसके अलावा सर्जिकल वूंड्स और बर्न्स हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस से। अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस हो सकती हैं, निमोनिया हो सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट में जो आर्थराइटिस होता है या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है उसको सेप्टिस आर्थराइटिस कहा जाता है। बोन्स में अगर इन्फेक्शन होगी स्टेफिलोकोकस की वजह से दैट इज़ ऑस्टियोमाइलिटिस। हार्ट के वॉल्स पे जो इन्फेक्शन है दैट इज़ एंडोकार्डाइटिस, वो एक्यूट और सब एक्यूट दोनों हो सकते हैं। इनमें दोनों इसमें स्टेफिलोकोकस जो है ऑरियस और एपिडर्मिस की स्पीशीज़ अलग-अलग इन्वॉल्व होती है एक्यूट में और सब एक्यूट में। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया जनरलाइज हो सकता है स्टेफिलोकोकस की वजह से। और एक बहुत डेंजरस कंडीशन जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहता है, जिसमें फीवर, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, हाइपोटेंशन और स्किन जो है वो उतरती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ऐसा है जिससे स्किन जल गई है, ठीक है, हालांकि बर्न की कोई हिस्ट्री नहीं होती लेकिन स्किन सीम्स टू बी बर्न आउट और इन्फेक्शन और रेडिशनेस आपको बहुत ज़्यादा होगी और उसके साथ फीवर होगा। इन्फेक्टेड वूंड्स में ऑस्टियोमाइलिटिस, हार्ट वॉल्स के अंदर जो बात की थी एंडोकार्डाइटिस की, दैट इज स्टेफिलोकोकस लेटेंट। इसके बाद आ जाते हैं जी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। अब स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सारी इन्फेक्शन जो है स्ट्रेप्टोकोकस की वो क्लोजली रिलेट करती हैं स्टेफिलोकोकस की। डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन कुछ जो है वो स्पेसिफिक जो है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकस है जो कुटेनियस इन्फेक्शन करते हैं उनको एरिसिप्लस कहा जाता है। ये ज़रा स्टेफिलोकोकस से ज़रा कम होती हैं। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कॉज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जो है।
स्ट्रेप्टोकोकस जो एगेलेक्टिशी है ये भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में और किडनी का जो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिशी। ग्रुप सी और जी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं, अपर हो या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक हो। ग्रुप डी जो है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलस है जो कि यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, हार्ट के बॉल्स की इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया कॉज करता है। इसके अलावा अल्फा हिमोलिटिक अनटाइपेबल जो स्ट्रेप्टोकोकाई है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है ये भी बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। इसके अलावा निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है जिसका नाम से ज़्यादा ये मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया भी कर सकता है। Erysipelas infection of the skin around your eye and nose, dental caries, streptococcus throat infection जो है, इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस। एब्सेसिस बनती हैं वो लंग्स में बनी है, इसके अलावा और किसी ऑर्गेनिज्म में उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लैडर की इन्फेक्शन हो या किडनी की इन्फेक्शन हो, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंडी इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस या सेप्टिसीमिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन जिसमें स्कारलेट फीवर जो रेडिशनेस आपको स्किन पे नज़र आती, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, ये नॉन इन्फेक्शियस है जिसमें आपको फीवर नहीं होता लेकिन ये हार्ट के वॉल्स को, किडनी को या स्किन को जो है वो डैमेज कर रही होती है इन्फेक्शन। लीजिए अब आगे क्लस्ट्रीडियल डिजीज़। ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वेजिटेटिव डिवीजन में और स्पोरुलेशन में ये स्पोर फॉर्मेशन में ये दोनों में जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्पोर्स हैं दे आर पास इनटू फेसेस और जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम जो है सर्वाइव करते हैं। Degeneration of these microorganisms, the plasmids are liberated, which produce many toxins responsible for the following diseases. Gas gangrene is by Clostridium perfringens, tetanus is by Clostridium tetani, botulism is by Clostridium botulinum और Clostridium food poisoning भी होती है by Clostridium perfringens और necrotizing enterocolitis which is called by Clostridium perfringens। हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। अच्छा, अब इसमें जब क्लस्ट्रीडियन डिजीज में गैस गैंग्रीन देखते हैं, दिस इज रैपिडली प्रोग्रेसिव, बड़ी फैटल इलनेस है, ठीक है। मायोनेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि जो आपके मसल्स हैं वो निक्रोज कर जाते हैं, ठीक है, और हेल्दी स्केलेटल मसल्स, ठीक है। मायोटॉक्सिन्स निकलते हैं वो फिर फर्दर जो है और जो है नेबरिंग स्केलेटल मसल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो मायोटॉक्सिन्स जो है उनका जो है वो सोर्स जो है क्लोस्ट्रीडियम perfringens है, ठीक है, और जो है अच्छा, अब ये जो है मेजॉरिटी जब हम बात कर रहे थे ट्रॉमेटिक वाउंड्स में, सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी ये है। क्लोस्ट्रीडियम नोवाई और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इनका 2 to 4 डेज है। मायोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज टाइप ए, ठीक है, लेसिथिनेज को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब प्रिवेंशन के लिए ये है कि आप जो डैमेज जो टिश्यू है उसको साफ करें, उसको निकाल दें, डिब्राइड कर दें, ठीक है, और ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें अगर आप ये नहीं करेंगे तो दैट गैस गैंग्रीन इज असेंडिंग, ये आगे आगे फैलती है, ठीक है, और बड़ा डिफरेंट वो ऑर्डर भी होता है और गैस बबल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये टेटनस है। टेटनस क्या करता है? टेटनस करता है जी लॉक जो, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में आमतौर पे होता है। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनस हम किस तरह इफेक्ट हो सकते हैं? चोट लगती है जब सड़क पे गिरते हैं, बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो है आप इवन के घर पे भी टेटनस के जो है ना स्पोर्स आ सकते हैं, इसलिए अगर घर में भी स्क्रैच वगैरह ये लगे या आप गिरे तो अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स में टेटनस की वैक्सीन नहीं करवाई है, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन नहीं लगवाया हुआ, तो आप टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाएं। ऑब्वियसली इसमें ड्यूरिंग प्रोसीजर जब एम्ब्लाइकल स्टम्प पे आपके ये जो है फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी टेटनस का शॉट दिया जाता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंटेशन हो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड डिलीवरी है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स पे टेटनस स्पोर जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है 13 वीक्स के लिए। सबसे पहले जो है उसमें लॉक जो है वो एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपका जो है ना जबड़े खिंच जाते हैं,
ठीक है, कपड़े खिंच जाते हैं। इसके अलावा जब ये टेटनस एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप इट, ठीक है, इट्स लाइक रेबीज़। और इसमें जो है ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिस्टोटोनस है, जिसमें रिजिडिटी होगी, ऑल एक्सटेंसर मसल सर्फेसेस आर कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी पेनफुल कंडीशन है। और जो रेस्पिरेटरी कोलैप्स होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो टेटनी में चले जाते हैं, उसकी वजह से डेथ होती है। इसलिए हमारा एंड में जब ये लॉक जॉ शुरू होता है या फिस्टोटोनस होता है, तो हमारा ये होता है कि मसल रिलैक्सेंट्स और इंक्यूबेट करके जितना उसको रिस्पिरेशन उसकी मेंटेन कर सकते हैं, जितना उसको एट ईज किया जा सकता है पेशेंट को किया जाए। फिर बॉटलिज्म है। बॉटलिज्म में ये फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम है, जिसमें बच्चों में आमतौर पे जब शहद के अंदर ये स्पोर्स पाए जाते हैं, हनी के अंदर, उसमें ये है कि बच्चे लेने से फ्लैपी बेबी सिंड्रोम होता है, मसल फ्लैसिड हो जाते हैं मसल्स। ये न्यूरोटॉक्सिन है, इस वजह से ये मसल्स को वो जो है ना फ्लैसिड कर देता है। फूड कंटेमिनेटेड, जिस तरह ये कहते हैं टिन वगैरह हैं, उनको आप अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। टिन फूड जो है, या उसमें आप कैन उसमें ले रहे हैं, उसमें आपने कोक या और कोई ड्रिंक्स पीने होते हैं, तो उसको अच्छी तरह प्रॉपरली साफ़ करके इस्तेमाल करें। इसलिए बच्चों में इस बॉटलिज्म की वजह से आमतौर पे 2 साल तक जो है हनी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हनी में ये स्पोर होते हैं। यू विल नेवर नो। यंग पीपल जो है उनके लिए कोई नुकसानदेह नहीं, वो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जिनमें इम्यूनिटी अभी डेवलप कर रही होती है, उसमें पैरालिसिस हो सकता है। रिवर्सिबल है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर आप 12 से 36 घंटे के अंदर दे देते हैं तो दैट इज़ रिवर्सिबल, अदरवाइज दैट लीड्स टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की जो है वो डेथ भी हो सकती है। गैस्ट्रिक डाइजेशन से ये टॉक्सिन्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में करते हैं, बेसिकली ये ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ आप ये बॉटलिज्म का एक शिकार जो है वो देख रहे हैं अडल्ट, जिसमें आप ये देखें कि ही इज़ अनएबल टू एक्चुअली ओपन अप हिज आइज, और उसको जो है ना उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज की वजह से जो ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स और बाईलेटरल ड्रूपिंग ऑफ आईलेट्स है, ये बहुत कॉमन है। फिर फूड पॉइजनिंग है, ठीक है। 5 इसके सीरोटाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप सी जो है वो अल्फा एंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाय द इंजेक्शन ऑफ मीट और मीट प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, और इट रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन, और ये जो कंडीशन है डिहाइड्रेशन की इंटेस्टाइनल, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसको सूट करती हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजियंस को। कंटेमिनेटेड फीड जो मीट होता है उसके अंदर जो है ना वेजिटेटिव फॉर्म में ये मौजूद होता है, ठीक है, और इसमें कोई प्री फॉर्म एंटेरोटॉक्सिन नहीं होता। जब आप इंजेस्ट कर लेते हैं तो एंटेरोटॉक्सिन जो है ये आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया, वॉमिटिंग जो है ना हो जाता है, और ये जो फूड पॉइजनिंग है ये विद इन 24 आवर्स जो है ना वो एलिसिट कर जाती है, ठीक है, और विद इन 2 डेज के अंदर ये रिकवर भी कर जाती है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोक्लाइटिस जो है पिगबेल भी इसे कहा जाता है, बीटा एंटेरोटॉक्सिन है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफिंजियस टाइप सी जो है ना प्रोड्यूस करता है। बड़ों में आमतौर पे ये नहीं होता लकीली। बच्चों में ये बहुत कॉमन है। विद इन 48 आवर्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड मीट जो है एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग हो जाती, डिस्टेंशन हो जाती, वॉमिटिंग और पैसेज ऑफ स्टूल्स है, ब्लडी स्टूल्स। ग्रॉसली अगर आप देखें तो इंटेस्टाइनल स्वेल की होती है, ये आपको एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे हैं इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज की वजह से। अच्छा, जब आप ओपन करते हैं तो ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन और ये थोड़ा सा गैंग्रीनस आपको अपीयरेंस नज़र आती है। समटाइम्स अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये जो एयर है ये इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन बच्चे की है वो डिस्टेंड होकर ये परफोरेट कर सकती है, ये फट सकती है, तो वो बहुत एक डेंजरस होता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखते हैं तो एक तो ट्रांसमिलर इन्फेक्शन है। ट्रांसमिलर का मतलब है होल ऑफ द एपिथेलियम सबमिकोजा जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको कईनल हेमरेजेस भी नज़र आएंगे, ठीक है, और ये जो ब्लंटिंग ऑफ विलाई जो है ना वो नज़र आएगी। जब ये नेक्रोसिस कंप्लीट होती तो विलाई जो है वो टूट जाते हैं। फंगाई से जो डिजीज़ हैं वो भी इन्फेक्टिव है, और ये अपॉर्चुनिस्टिक है, इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करते हैं, ठीक है। इम्पेयर्ड हो जो इम्यून मैकेनिज्म है उसमें, कुछ लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी, उनमें फंगल डिजीज़ होने के ज़्यादा हैं चांसेस।
उसमें माइसेटोमा, एस्पेरजिलोसिस है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, कैंडियासिस है, बहुत कॉमन है, ठीक है। कैंडियासिस एल्बिकन्स है, कॉक्सीडोआइडोमाइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, और इसमें से बहुत सारी डिजीज़ जो है ना वो फंगस रिलेटेड भी, लेकिन ये ज़्यादातर स्किन रिलेटेड है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनमें लंग में माइसेटोमास बन जाना, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, ये बहुत कॉमन है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है लोग। माइसिटोमा जो है ये ग्रेनुलर मैटर फॉर्म में बनता है, और इसको जो है ना अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी पे देखें तो बड़ा क्लियर कट आपको लैदा स्टेनिंग की ज़रूरत कोई नहीं है। आप जो है ना आपको ब्राउन ग्रेन्यूल्स जो नज़र आएंगे, और ये आपको नेक्रोटिक टिश्यू भी साथ साथ नज़र आएगा जब आप इसको मॉर्फोलॉजिकल माइसिटोमा को देखेंगे। लिम्ब में, शोल्डर में और दूसरे टिश्यूज़ में होता है, और ये इसके भी ड्रेनिंग साइनसेस बनते हैं। ड्रेनिंग साइनसेस आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लेग में ड्रेनिंग साइनसेस बनते हैं, बिबोनिक प्लेग में बिल्कुल उसी तरह के होते हैं, लेकिन उतने सवियर नहीं होते, गैंग्रीनस फॉर्म नहीं होती, बस एक स्वेलिंग होती है और उसमें से आपको ना चीज़ी डिस्चार्ज जो है ना वो नज़र आएगा। अच्छा, अभी इसका जो चीज़ी डिस्चार्ज होता है उसमें आपको जो है ना अगर आप उसको स्प्रेड करके देखें तो आपको ना ग्रेन्स जो है ना नज़र आएंगे, कॉलोनीज ऑफ फंगाई जो है ना वो बड़े आराम से देख सकते हैं आप इसमें। इसमें मॉर्फोलॉजिकल अगर आप फीचर्स देखते हैं तो एक तो ये कि स्वेलन फुट है, और मेडूरा फुट का मतलब होता है कि बहुत मोटा हो जाता है फुट जो है ना, ये बड़ा स्वेलिंग, बड़ी प्रोमिनेंट स्वेलिंग है इसमें। पैर जो है ना वो आमतौर पे दूसरे पैर से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी इन्फेक्शन होती है, और जो है ना ये बोन्स तक पहुंच सकती है। इसके जो ट्रैक्स हैं वो पास डिस्चार्ज करते हैं, ब्लैक ग्रेन्स जो है ना वो आप, मैंने पहले भी बताया, वो आपको नज़र आएंगे जब आप उसको स्लाइड पे स्प्रेड करेंगे उस पास को जो कि उस साइनस से निकल रही हो। कैंडियासिस है बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। कैंडियासिस जो है वो टंग पे भी होती है, वो आपके जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हो सकती है, इंटेस्टाइन, वजाइना, इसमें बहुत ज़्यादा फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन कॉमन है। इसको आप स्प्रेड करते हैं और पैस स्टेन करते हैं, प्योरिक एसिड से स्टेनिंग करते हैं, तो आपको ये ब्रांचिंग हाईफाई जो है ना ये नज़र आते हैं। दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंथ्रेक्स जो हमने देखा था। इसके अलावा इम्प्योर्ड इम्यूनिटी होगी, या आप ओरल कंट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ली है, स्टीरॉइड्स पे हैं, मोटापा है, प्रेगनेंसी या डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि वेजाइनल कैंडियासिस, इंटेस्टाइनल कैंडियासिस, और ओरोफ्लेंजियल जो है ना वाइट स्पॉट्स बाज़ दफ़ा होता है, पूरी टंग जो है वो कैंडिडा से भरी होती है। आप जब टंग को देखते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल आपको वाइटिश पैचेस नज़र आते हैं, वाइटिश, और साइड पे आपको रेडनेस नज़र आएगी। ये जिस तरह पैच आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पैच है, ये जो है जो सॉफ्ट पैलेट है उस पर भी आपको नज़र आ रहा है, पोस्टीरियर फेरिंग्स है उस पर भी आपको नज़र आ रहा है, नेजो फेरिंग्स पे, और ये आपको रेडिशनेस है, इसे ओरल थ्रश भी कहा जाता है। इस तरह वजाइनल कैंडियासिस है, उसमें जो है ना आमतौर पर फीमेल्स में येलो कर्डी डिस्चार्ज होता है जो फाउल स्मेलिंग होता है। इसको भी आप पास से देखेंगे तो यू कैन फाइंड हाईफाई। क्यूटेनियस कैंडियासिस में आपको इस तरह पीनेस नज़र आएगी, स्किन जो है वो अराउंड नेल फॉलिकल्स जो है वो आपकी उतरी हुई है, और आपको ये रेडिशनेस सी नज़र आई। दिस इज कैंडिडा इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या डायबिटिक पेशेंट्स हैं। सिस्टेमिक कैंडियासिस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो, ख़ासतौर पे ये रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो हैं, या आर्थराइटिस की वजह से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन की, ये कीमोथेरेपी हो रही है पेशेंट्स की, उनमें सिस्टेमिक कैंडियासिस जो है ना व्हाट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दोज ट्रीटमेंट के, ये आप जो है ना फंगाई एक्वायर कर लेते हैं। सुपरफिशियल माइकोसिस जो है उसमें माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन्स जो है ना ये एग्जांपल्स हैं इनकी सुपरफिशियल माइकोसिस की। इसमें टीनिया कैपिटस है, टीनिया कैपिटस का मतलब फंगल इन्फेक्शन ऑफ जो है आपके स्कैल्प की और आईब्रोज की। इसमें स्कैल्प में ये आपको पैच नज़र आ रहा है जिसमें हेयर जो है वो लॉस है। टीनिया बारबाई जहाँ आपको बियर्ड होती है वहाँ आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको ये टीनिया फंगल इन्फेक्शन नज़र आ रही है।
बियर्ड एरिया पे इस जिस्म में कहीं और इस तरह स्पेशल पैचेस बन जाते हैं। इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि सेंट्रल क्लियरिंग और साइड पे रेज्ड एजेस हैं, ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहे हैं, दिस इज फंगल इन्फेक्शन। ये एरिथेमेटस पैप्यूल्स आपको जिस्म पे नज़र आते हैं, दैट इज टीनिया कॉर्पोरस। इसके अलावा वायरसेस हैं जो कि बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, रेबीज, पोलियोमाइलाइटिस है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये आपको जो लिस्ट है इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ है, उसका इटोलॉजिकल एजेंट जो है वो कौन सा है। इसमें कुछ जो है आपको फ़ौरन याद हो जाएंगे, कुछ आपको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट यू शुड बी एबल टू नो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहा है। फॉर एग्जांपल रेबीज जो है कॉल्ड बाय आर्बो वायरसेस जो है, रेबीज वायरस सिंपल है। पोलियो वायरस जो है वो पोलियोमाइलाइटिस कॉज कर रहा है। हर्पीज जोस्टर इज कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस। और जो है रुबेला जो है ना, इट इज़ कॉल्ड जर्मन मीजल्स डिजीज़। अच्छा, ये डेंगू फीवर जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड डेंगा, अफ्रीकन वर्ड है जिस मीन्स फीवर। इट इज़ स्प्रेडेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल ईट्स इजिप्टाई मॉस्किटो जो कि इस वायरस को कैरी करती है। रेनी सीजन में ऑब्वियसली ये अभी पाकिस्तान में तो ये सीज़न स्टार्ट हो गया डेंगू फीवर का। नॉर्मल माइल्ड फॉल भी है जो इनकी सीवियर फॉर्म भी है। जो फीवर जो है ये बैकबोन फीवर है जिसमें पेन्स हैं, माइल्जियाज है, वो जिसमें कहते हैं ना जी कमर ही टूट गई मेरी, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। ये डेंगू फीवर जो सिंपल सा हेमरेजिक फीवर है, इफ इट्स कंटिन्यूस। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है इसकी, ठीक है। और जब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं फिर द पेशेंट इज नॉट सेटलिंग इट डाउन, तो इट कैन लीड टू सीवियर पोटेंशियल फैटल फॉर्म जिसमें आपको इंटेस्टाइनल हेमरेजेस, क्यूटेनियस हेमरेजेस, प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसके अलावा ब्लड थिकनिंग शुरू हो जाती है। हाइपोवोलेमिक शॉक में न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, दिस इज कॉल्ड डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये एक्यूट इमरजेंसी है जिसको आईसीयू में ट्रीट किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल अगर फीचर्स देखते हैं तो आपको फोकल हेमरेजेस, कंजेशन नज़र आएगी, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। प्लेटलेट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग डेफिशिएंसीज और हीम कंसंट्रेशन जो है ना वो जो है ना आपको नज़र आती है। इसकी डायग्नोसिस करना हो तो यू कैन हैव सेरोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर और फ्लोरोजेनिक एलाइसा जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके इन्वेस्टिगेशंस में अगर आप देखते हैं तो डेंगू के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ल्यूकोपीनिया, वाइट ब्लड सेल काउंट कम होना, प्लेटलेट की काउंट कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमाटोक्रिट का लेवल बढ़ जाता है। एक्सरे में आपको प्लूरल फीवर नज़र आ सकती है। एलएफटीज जो है डीअरेंज्ड होते हैं विद रिवर्स एजी रेशो। आमतौर पे एजी रेशो जो है ना वो जो है ना वो एल्ब्यूमिन ज़्यादा होती है, ग्लोबुलिन कम होती है। यहाँ आपको एल्ब्यूमिन कम नज़र आएगी और ग्लोबुलिन ज़्यादा नज़र आएगी, तो एजी रेशो जो है वो आपको कम नज़र आएगी। इसके अलावा पीटी एपीटी जो है वो जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पैरासाइट्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मलेरिया इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ओवेल है और मलेरिया है। एमीबियासिस है, जियाडिसिस है, ये प्रोटोजोल डिजीज़ है। उसके बाद हेलमिंथिक डिजीज़ हैं जिसमें एस्केरियासिस बहुत कॉमन है विच इज़ कॉल्ड बाय एस्केरीज लैम्ब्रिकाइडिस, ठीक है। अब इसमें जो है आपको सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल प्रोटोजोल डिजीज़, कौन सी क्या क्या डिजीज़ जो है ना पैथोजेंस कॉज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो, ईमेल मी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उसका बेहतरीन जवाब देंगे। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम आगे भी पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ एक ये ब्रीफ ओवरव्यू था जो कॉमन डिजीज़ हैं जो कि प्रिवलेंट हैं ह्यूमन सोसाइटी में आजकल। थैंक यू वेरी मच।